After the origin and development of Buddhism and religion, Buddhism and Jainism, we see a major change in Brahmin religion, and Brahmin religion institutionalized itself in the form of भागवत religion. और भागवत धर्म के रूप में जब ये आया तो समाज धर्म का समाज पर और राजनीति पर व्यापक प्रभाव आया। और इन स्थितियों में जो राजनीतिक प्रगति हुई, उस राजनीतिक प्रगति में धर्म का अंकुश भी था, लेकिन धर्मनिरपेक्षता भी थी। धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत को महत्व भी मिला। और अभी भी वर्ण आधारित राजतंत्री व्यवस्था जन्म आधारित नहीं है। मौर्य काल तक हम ये नहीं पाते हैं कि केवल एक ही वर्ण राजा हो रहा है। मोनार्की में आनुवंशिक तत्व आ गए थे, देयर वाज हेरिडिटरी एलिमेंट, बट it was not sure that only the person of only one varna, that is Kshatriya, will become king. Later on, it appeared much after, can say in Rajput Kal, even not in Rajput Kal, because the persons who started to rule declare themselves Rajput and Kshatriya. जिन्होंने शासन करना शुरू किया उन्होंने अपने को क्षत्रिय कह दिया, चाहे वो किसी वर्ण के रहे हों। बहुत से शक थे, बहुत से कुषाण थे, बहुत से पहलव थे, बहुत से भारतीय ब्राह्मण वैश्य या शूद्र थे, और उन्होंने शासन किया विभिन्न क्षेत्रों में, और उन्होंने अपने को क्षत्रिय कहा। कहां है दोष जो दिया जाता है कि जन्म आधारित हो गया था? प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। जिन्होंने शासन करना शुरू किया उन्होंने अपने को क्षत्रिय कहा, क्या बुराई है? जो विद्वान हो जाए वो अपने को ब्राह्मण कहें, क्या बुराई है? जो कृषि पशुपालन और व्यापार करें वो अपने को वैश्य कहें, क्या बुराई है? इसमें तो कोई बुराई नहीं नजर आती। ये बुराई है अब हम लाद रहे हैं, ऐसी कोई बुराई नहीं थी। और बहुतों ने अपनी योग्यता से ब्राह्मणत्व प्राप्त किया, तो बहुतों ने अपनी योग्यता से क्षत्रियत्व प्राप्त किया, तो बहुतों ने अपनी योग्यता से वैश्य का रूप धारण किया। ये भी इतिहास में है कि बहुत से शूद्र वैश्य वर्ण में आ गए, कृषि पशुपालन करने लगे, व्यापार करने लगे, वो वैश्य हो गए। इट वॉज वेरी नाइस। बहुत कुछ धर्म को दोष देने की जरूरत नहीं है। ये दोष तो हम वर्तमान में गढ़ते चले जा रहे हैं। प्राचीन को केवल क्रिटिसाइज करके आप वर्तमान का आउटपुट लेना चाहते हैं, आउटकम लेना चाहते हैं, तो कैसे संभव है? वर्तमान को बनाइए, प्राचीन में अगर कोई दोष था तो दूर करिए। लेकिन अगर प्राचीन में धर्मनिरपेक्षता को सिद्धांत स्वीकार किया गया था, तो आज क्यों लग रहा है कि आधुनिक सिद्धांत है? प्राचीन में कोई भी वर्ण शासक हो सकता था, तो आज क्यों हम वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं? इट वॉज नॉट सो। कम टू हिस्ट्री, इन ड्यूरिंग बौद्ध पीरियड देयर वर 16 महाजनपद, बिग स्टेट्स, और आफ्टर struggle and competition among these, ultimately Magad become more important, and during Maurya period it got central status, और इसने एक साम्राज्य का रूप ले लिया, और इतने बड़े साम्राज्य का रूप ले लिया जो वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों तक विस्तृत था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो भारत था वो बृहद भारत था, और एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, साम्राज्य रूप ले लिया। और इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य को फर्स्ट हिस्टोरिकल किंग कहा जाता है, प्रथम ऐतिहासिक राजा कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य किस वर्ण का था, यह भी आज विवाद का विषय है। क्षत्रिय कुल का था कि निम्नवर्णीय क्षत्रिय था कि वैश्य था कि कुछ और था, नो प्रॉब्लम।
कुछ भी रहा हो, उसका पौत्र अशोक महान था। कुछ भी था, चंद्रगुप्त महान था। उसने देश को एक बाउंड्री दी, एक विस्तृत रूपरेखा दी, एक राष्ट्रीय राज्य का स्वरूप दिया। चाणक्य का मार्ग निर्देशन, चंद्रगुप्त मौर्य की बहादुरी और अशोक की महानता को भूला नहीं जा सकता। भारतीय इतिहास में ये 3 नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित हैं। लेकिन अस्थायित्व नहीं आ पाया और वैदेशिक आक्रमण शुरू हुए। पहलों के, शकों के, कुषाणों के, फिर हुणों के, इंडो ग्रीक्स के पहले ही इन आक्रमणों से उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत में तमाम वैदेशिक राज्य स्थापित हो गए। लेकिन अब तक ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म ऐसा स्वरूप प्राप्त कर लिया था, ऐसी भारतीयता आ गई थी कि जो भी शासक यहां आए और शासन करना शुरू किए, उन्होंने या तो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया या हिंदू धर्म कर लिया। और हिंदू धर्म स्वीकार किया हो, मतलब ब्राह्मण धर्म या भागवत धर्म या बौद्ध धर्म, इन सब से बढ़कर दे इंडियनाइज्ड देमसेल्फ, उन्होंने अपना भारतीयकरण कर लिया। और इस प्रकार से वे भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म में स्वयं को विलुप्त कर लिए, स्वयं को विलुप्त करके गर्व का महसूस किए और कुछ जगहों पर उन्होंने शासन किया। फिर उन्होंने उनमें से कुछ राजपूतों के रूप में शासन किया, क्षत्रियों के रूप में शासन किया। मौर्य काल के बाद 2nd सेंचुरी BC में इसका पतन हुआ और 3rd सेंचुरी AD में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। इन 500 सालों में भारत में फिर छोटे छोटे राज्य दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इन राज्यों में व्यापार वाणिज्य की अवनति नहीं हुई। विदेश व्यापार बढ़ा क्योंकि विदेश से आए थे, और ये जो आए इन्होंने यहाँ कॉलोनी नहीं स्थापित की जहाँ से आए थे, अपितु अपना भारतीयकरण किए और बौद्ध धर्म और जैन धर्म पुष्पित पल्लवित रहा। भारत का वैदेशिक संपर्क गहरा हुआ। ज्योतिष के क्षेत्र में भी यवनों से हमको लाभ हुआ। मूर्तिकला के क्षेत्र में कुषाणों से लाभ हुआ। स्थापत्य के क्षेत्र में लाभ हुआ। कला संस्कृति सभी का विकास हुआ, होता रहा। यद्यपि राज्य छोटे रहे और आगे चलकर फिर गुप्त साम्राज्य एक केंद्रीय साम्राज्य के रूप में आया 4th शताब्दी ईस्वी में। वी विल सी इन लेटर वीडियो। थैंक यू।